अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 270। इसमें शुबा नहीं कि मरीना दानाई से किसी भी शौक, किसी भी जज्बे को थपक कर दीवानगी को ख़त्म कर देती थी। खूब सोच समझकर तरीक़ेकार का तयन करती थी। वो पारस को या दुनिया के किसी भी मर्द को अपने लिए लाजमी बनने का मौका नहीं दे सकती थी। इसलिए फैसला कर चुकी थी कि सोनिया से सौदा करेगी, पारस को उसके हवाले करके अपने टेलीपैथी जानने वालों को हासिल करेगी। इससे दो फायदे हासिल होंगे। एक तो अपने टेलीपैथी जानने वाले वापस मिल जाएंगे, दूसरे वो हवास पर छा जाने वाला इतनी दूर हो जाएगा कि उसे दोबारा हासिल करना दुश्वार हो जाएगा। यूं एक मर्द की हुक्मरानी का खात्मा हो जाएगा। उसने इजी चेयर पर आराम से टेक लगाकर आंखें बंद की। सोनिया के लबो लहजे को याद किया, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज करती हुई उसके दिमाग में पहुंची। उसने कहा, कोड वर्ड्स सुनाओ। वो बोली, सांस ना रोकना, मैं मरीना हूं। वेलकम मरीना, मुझे ज़हीन लड़कियों पर बड़ा प्यार आता है। कहो कैसे आई हो? पारस का कोई मामला है? हाँ, ये सभी जानते हैं कि वो तुम्हारा लाडला है और तुम मेरी आइडियल हो। मैं तुम्हें बेटे की जुदाई का सदमा नहीं देना चाहती, एक समझौता करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या चाहती हो? अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों की वापसी। तुम उनकी वापसी की शर्त पर पारस को रिहा करोगी? शराइत दुश्मनों के दरमियान तय पाती हैं। मैं तुम्हारी दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। तुम दोस्त कैसे बन सकती हो जबकि मेरी बेटी के जैसी हो? ओह, ये तो मेरे लिए खुशी और फख्र की बात है। मैं दिलो जान से तुम्हें अपनी माँ तस्लीम करती हूँ। दिलो जान से माँ कहती हो तो किसी शर्त के बगैर माँ को उसका बेटा दे दो। हाँ, वो गड़बड़ा गई, फिर हंसते हुए बोली, तुम बातों में भी चकरा देती हो। मैं भी जवाबन कह सकती हूँ कि मुझे बेटी समझती हो तो बेटी के मुल्क के टेलीपैथी जानने वालों को वापस कर दो। आखिर हुई ना वही शर्त वाली बात। अभी छोटी सी उम्र में इतनी मक्कार होके माँ बनाकर कलेजा नोच लेती हो। यही अंदाज रहा तो आइंदा तजुर्बात तुम्हारी मक्काराना जहानत को और चमकाएंगे। मेरी दुआ है कि तुम तबई उम्र तक सलामत रहो। मैं तुम्हारी ममता के लिए दुआ लेकर आई हूँ और तुम दुआओं से मुझे बहला रही हो। क्या पारस तुम्हारी कैद में रो रहा है? बिल्कुल नहीं, पत्थर क्या रोएगा। क्या वो बीमार है? पूरी तरह सेहतमंद है। क्या वो परेशान है? हरगिज नहीं। वो तो ऐसे मुतमईन है जैसे अपने बेडरूम में हो। जब वो मुतमईन है तो तुम क्यों परेशान हो? उसे अपने पास रखो। क्या कह रही हो? अपने बेटे को मेरी कैद में रखना चाहती हो? मरीना, मुझे तो यूं लगता है कि तुम पारस की कैदी बन गई हो, उससे रिहाई हासिल करने के लिए मेरे पास आई हो। सोनिया के इस नफ्सियाती हमले ने उसे सोचने समझने पर मजबूर किया। वह फौरन ही समझ गई, बल्कि तस्लीम किया कि वो पारस को अपनी जिंदगी से दूर करने, दूसरे लफ्जों में उससे निजात हासिल करने सोनिया के पास आई थी। उसने ढिठाई से इनकार करते हुए कहा, सोनिया, तुम ख्वामखा माहिर नफ्सियात बनकर अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रही हो। तुम मुझे सोनिया कह रही हो, अम्मा जान नहीं कहोगी? कान पकड़ती हूँ, तुमसे कोई रिश्ता कायम करने की कभी हमाकत नहीं करूंगी। ये हुई दानाई की बात। ऐसे ही तजुर्बात तुम्हें कुंदन बनाएंगे। मैं देख रही हूं कि तुम मुझे बातों से बहला रही हो और काम की बात नहीं कर रही हो। काम की बात हो तो करूं। क्या पारस के लिए तुम्हारा दिल नहीं मचलता है? जो पारस तुम्हारी कैद में है उसके लिए दिल ना धड़केगा ना मचलेगा। अब जाओ। उसने सांस रोक ली। मरीना दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। सोनिया ने अचानक सांस रोक के मजीद कुछ कहे सुने बगैर दिमाग से निकालकर उसकी तौहीन की थी। तौहीन तो इस बड़े कारनामे की थी जिसे मरीना ने अंजाम देकर सुपर ताकतों को चौंका दिया था, और वो कारनामा था पारस का अगवा और तारीक कमरे की कैद। मगर सोनिया ने इतने ज़बरदस्त कारनामा की ऐसी की तैसी कर दी थी। मरीना पहले तो नागवारी से सोनिया के मुतालिक सोचती रही, फिर एकदम से चौंक कर सीधी बैठ गई। सोनिया का आखिरी फिक्रा था, जो पारस तुम्हारी कैद में है उसके लिए दिल ना धड़केगा ना मचलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मरीना की कैद में वो पारस नहीं है जिसके लिए सोनिया की ममता तड़पती है। वो इजी चेयर से उठकर खड़ी हो गई। दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। ये सवाल गूंज रहा था, क्या मैं धोखा खा रही हूँ? क्या मैंने डमी पारस को कैदी बना रखा है? फरहाद की फैमिली से दुश्मनी रखने वाले अच्छी तरह जानते थे कि बाबा साहब के दायरे में सोनिया, पारस और अली तैमूर के कई डमी अफराद मौजूद रहते हैं और वक्त ज़रूरत असल की जगह नकल ले लेते हैं। वो सोच रही थी, क्या मेरे साथ भी यही खेल खेला गया है? वो गौर करने लगी। पिछले दिन उसने खुद अपनी आंखों से पारस को बंगले से निकलते देखा था। उसका ताकुब करते हुए आंटी के मकान तक पहुंची। वहां पेइंग गेस्ट की हैसियत से रहने वाले पारस ने ही रात को कमरे में आकर उसकी तीमारदारी की। हो सकता है इसी दौरान कोई घपला हो गया हो। जब वो अपने बाप के जरिए कार बदल कर आंटी के यहाँ आई तो इतनी देर में डमी ने असल पारस की जगह ले ली हो। उसने फिर सोनिया के दिमाग में आकर कहा, मेरे सामने तुम्हारी मकारी नहीं चलेगी। मेरी कैद में असली पारस है। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बातों में आकर उसे डमी समझकर रिहा कर दूं? वो असली है, असली। जब असली है तो मेरे पास क्यों आई हो? ये बताने के लिए कि मैंने अपनी आंखों से पारस को बंगले से निकलते देखा, खुद उसका ताकुब किया, तमाम रात पेइंग गेस्ट बनकर उसके साथ रही।
आगे ना बोलो। उसके साथ रात गुजारने की वजह से तुम्हारी परेशानियां बढ़ गई हैं। तुम ये तस्लीम करते हुए तौहीन महसूस करती हो कि पारस के धोखे में किसी ऐसे वैसे की आगोश में खुद को हार गई हो। बेशक मेरा बदन किसी आरे गहरे के लिए नहीं है। मैंने पारस को इसलिए बर्दाश्त कर लिया कि वो फरहाद अली तैमूर का बेटा है। मैं किसी मामूली शख्स पर थूकना भी गवारा नहीं करूंगी। जो की रिहाइशगाह से निकलकर मेरी कैद में आने वाला पारस है, असली पारस है। तुमसे एक ज़बरदस्त गलती हुई है मरीना। जो पारस जो के बंगले से निकला था, तुम्हें उसका ताक़ुब नहीं करना चाहिए था। अगर तुम सब्र तहम्मुल से उसी बंगले के करीब मौजूद रहती या जो को तन्हा समझकर बंगले में दाखिल होती तो तुम्हें वहां असली पारस नजर आ जाता। पारस ने अभी तक जो का साथ नहीं छोड़ा। वो पेरिस के एक मिलिट्री अस्पताल में अपनी जो के साथ है। क्या अब समझ में आया कि तुम शुरू ही से डमी के पीछे भागती रही हो? मरीना चंद लम्हों तक सकते में रही। जब यकीन हो गया कि वो एक डमी को अपना हुस्न और शबाब देकर अपने मकाम से गिर गई है तो गुस्से में चीख कर बोली, मैं गोली मार दूंगी, उस डमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपने इस नामाकुल फैसले पर अमल करने से पहले ये सुन लो, जब हम अपनी किसी डमी को मैदान अमल में लाते हैं तो उससे वादा करते हैं कि उसे बेमौत मरने नहीं देंगे। तमाम सुपर ताकतें और यहूदी तंजीम के सरबराह आज तक हमारी किसी डमी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। तुम भी उसे गोली नहीं मारोगी, ये मेरा हुक्म है। तुम्हें यह खुशफहमी क्यों है कि मैं हुक्म की बंदी बन जाऊंगी? इसलिए कि तुम्हारा प्यारा प्यारा अंकल साबिक जनरल हमारी कैद में है। यह झूठ है। जनरल के दिमाग में जाकर तस्दीक कर लो। उसने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। उसी लम्हे में अपने अंकल के पास आई। उस अंकल के पास जैसे वो बाप से ज़्यादा चाहती थी। उसके पसीने की जगह खून बहा सकती थी, क्योंकि जनरल की मोहब्बत, शफकत और तवज्जो ने उसे इतने बुलंद मुकाम तक पहुंचाया था। वो एक काल कोठरी के फर्श पर बैठा हुआ था। वहां सिर्फ 0 पावर के बल्ब की रोशनी थी। उसने तड़प कर पूछा, अंकल आपको किसने कैद किया है? बेटी, कुछ अजनबी लोग थे। उन्होंने साथ चलने को कहा। मैं उनके साथ जाने लगा। रास्ते में दिमागी तौर पर गायब हो गया। जब हाजिर हुआ तो खुद को इस काल कोठरी में पाया। मैंने उनसे पूछा कि मुझसे क्या दुश्मनी है। उनमें से एक ने कहा, जब तक हमारा एक बंदा मरीना की कैद में महफूज है तुमसे कोई दुश्मनी नहीं होगी। अगर हमारे बंदे को दिमागी नुकसान पहुंचेगा तो तुम्हारे दिमाग में भी जलजले पैदा होंगे। अगर उसे जानी नुकसान पहुंचा तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। अंकल आप फिक्र न करें, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये नुकसान क्या कम है कि मैं इस उम्र में आरामदेह बिस्तर छोड़कर काल कोठरी के ठंडे फर्श पर बैठा हूं। मैं आपको जल्द ही रिहाई दिलाऊंगी। वह फिर सोनिया के पास आई, फिर बोली, तुम पक्की चुड़ैल हो। अपनी तरफ आने वाली मुसीबत का तोड़ कर लेती हो। बेशक मैं तुमसे बहुत कुछ सीख रही हूं। मैंने मुख्तसर सी मुद्दत में कामयाबियां ही कामयाबियां हासिल की। आज पहली बार तुम्हारे सामने हथियार डाल रही हूं। यह शिकस्त मुझे हमेशा याद रहेगी और जवाबी शिकस्त तुम पर उधार रहेगी। खुदा करे तुम्हारे हौसले जवान रहे। मैं अभी आधे घंटे में पारस की डमी को रिहा कर दूंगी। इस आधे घंटे में तुम मेरे अंकल को आज़ाद कर दो। सोनिया ने कहा, सॉरी, तुम पारस की डमी को जिस्मानी तौर पर आज़ाद करोगी, ज़हनी तौर पर वो तुम्हारा गुलाम रहेगा। क्या तुम चालाकी दिखाने से बाज नहीं आओगी? मैं भूल गई थी कि उसे ज़हनी तौर पर गुलाम बनाया है। ठीक है, मैं उसके दिमाग में जाकर अपने ही तनवीमी अमल का तोड़ करूंगी। मुझे यकीन होना चाहिए कि तुमने पूरी सच्चाई से तोड़ किया है। ये यकीन करने के लिए सलमान वास्ती ख्याल ख्वानी के जरिए पारस के अंदर मौजूद रहेगा। वो बोली, इस वक्त लंदन में दोपहर के 2 बजे हैं। मैं ठीक 3 बजे अमल करूंगी। मेरी एक दरख्वास्त है, जब तक डमी पारस अमल के बाद तनवीमी नींद से बेदार होगा तब तक 4-6 घंटे गुजर जाएंगे और तब तक मेरे अंकल काल कोठरी के ठंडे फर्श पर बैठे रहेंगे। इसलिए सोनिया ने कहा, मैं समझ गई। तुम 15 मिनट के बाद अंकल के पास जाओ, वो तुम्हें आरामदेह कमरे में मिलेंगे। मरीना शुक्रिया कहकर अपनी जगह हाजिर हो गई। वह दूसरों से मुख्तलिफ थी। शिकस्त खाकर दिल बर्दाश्ता नहीं हुई थी। एक तो इसलिए गुस्सा नहीं आया कि उसने किसी ऐसी वैसी से नहीं, सोनिया से मात खाई है। दूसरी ये कि सोनिया से पहली मुलाकात में ही ज़बरदस्त तजुर्बात हासिल हुए। सिर्फ एक बात परेशान कर रही थी और वो ये कि उसने सुपर मास्टर और आला हुकाम के सामने पारस को कैदी बनाने का दावा किया था और इसके बदले अपने नौजवानों को वापस लाने का यकीन दिलाया था। अब उन टेलीपैथी जानने वालों की वापसी नहीं होगी। इसके नतीजा में अपने आला हुकाम के सामने पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। अब उसे अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने की फिक्र लाहिक हो गई। उसने 15 मिनट से पहले ही अपने अंकल के दिमाग में पहुंचकर देखा। वो लोग उसे काल कोठरी से निकाल कर ले जा रहे थे। मरीना ने सोचा था अगर अंकल को दिमागी तौर पर गायब रखा गया तो वो खुद अंकल के दिमाग में रहकर देखती रहेगी कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। मगर वो ले जाने वाले बाबा साहब के दायरे से ताल्लुक़ रखते थे, चालाकी में किसी से कम नहीं थे। वहाँ अमरीकी बाशिंदे बनकर जिंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने जनरल की आंखों पर पट्टी बांधी और मरीना को मायूस कर दिया। अब वो अंकल की आंखों से रास्तों को नहीं पहचान सकती थी। उसे ले जाने वाले मुस्तकिल गूंगे बन गए थे, बातें नहीं कर रहे थे। मरीना की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। ठीक 15 मिनट बाद आंखों से पट्टी खुल गई। जनरल एक आरामदेह बिस्तर पर था। सरहाने की मेज पर खाने का सामान था।
सर्दी से बचने के लिए कंबल और गर्म कपड़े थे। मरीना मुतमईन होकर फिर दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसने सोचा था उसे मौका मिलेगा तो अंकल को सोनिया के आदमियों से छीन कर ले जाएगी, लेकिन उसके आदमियों ने उसे मायूस कर दिया। ये सोचकर दिल डूब रहा था कि वो पारस की तन्हाई में नहीं गई थी, कोई दूसरा ही बहती गंगा में हाथ धो चुका है। इतनी बड़ी तौहीन उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पारस दुश्मन था मगर तस्लीम कर रही थी कि वो सारी रात अपना अपना सा लगा, और इसके बाद भी अब तक उसे अपनी तरफ खींच रहा था। फिर ये डमी क्यों मरने चलाया? वो गुस्सा नहीं दिखा सकती थी, डमी को गोली नहीं मार सकती थी। इस डमी में उसके अंकल की जान थी। इन हालात में गुस्सा थूककर अपने ऊपर बीती हुई आबीती को बर्दाश्त करना पड़ता है। उसने जरा संजीदगी से डमी के मुतालिक सोचा, इसलिए भी सोचा कि वो उसकी जिंदगी का पहला मर्द था। वो हजार नफरत और गुस्से के बावजूद उसकी आमदोरफ्त को झुटला नहीं सकती थी। जब वो संजीदगी से सोचने लगी तो वो डमी उसे पहाड़ लगा, किसी पहलू से कमतर नहीं लगा। एक लड़की जो आरजुएं करती है वो उन आरजुओं से भी सवा था, उसके हर जज्बे की दवा था। वो पारस नहीं था मगर उसकी जवानी का पारस पत्थर बन गया था। दिल कहने लगा इसे अच्छी तरह जांचना परखना चाहिए। जाने क्यों दिल इसे अब भी पारस कह रहा था, और जहानत कह रही थी जब उसकी सूरत पारस की है। आवाज और लहजा, कदो कामत और दिल जीत लेने का अंदाज, सभी कुछ पारस जैसा है, तो उसे अपना पारस बनाकर ही क्यों न रखा जाए। ये एक नया और अछूता आइडिया था। जब वो अपना सब कुछ उसे सौंप चुकी थी तो फिर उसे गोली मारना या अपनी जिंदगी से दूर फेंक देना सरासर हमाकत होती। अब वो हमाकत नहीं करना चाहती थी। यह खिलौना लेकर बहल जाने वाली बात नहीं थी। वो पारस ना होते हुए भी हर पहलू से पारस था। इस दुनिया में कौन सी बिगड़ी है जो बन नहीं जाती। यहाँ दूसरा दिल मिल जाता है, दवा मिल जाती है, एक नया सनम मिल जाता है, और ढूंढने वाले को तो खुदा भी मिल जाता है। मरीना यूं उठकर खड़ी हो गई जैसे दिल का फैसला मान लिया हो कि आओ चलो ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जहां। और वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उस कमरे में आई जहां एक चोर दरवाजा था जो नजर नहीं आता था, क्योंकि आगे पीछे दोहरी दीवारें थीं। एक खुफिया सिस्टम के जरिए एक दीवार एक तरफ सरकती थी तो उसकी पिछली दीवार में वो दरवाजा दिखाई देता था। मरीना उस दरवाजे से गुजरकर एक तंग राहदारी में आई। वहां एक जीने से उतरकर तय खाने में पहुंची। एक बड़े से हॉल के चारों तरफ 8 दरवाजे थे। उन दरवाजों के पीछे मुख्तलिफ तारीक कमरे थे जहां मुख्तलिफ कैदी रखे गए थे। मरीना ने एक अलमारी खोलकर उसमें से एक बल्ब निकाला, फिर अलमारी बंद करके एक दरवाजे के पास आई। ख्याल ख्वानी के जरिए पारस के पास पहुंची। उसने इस पहलू से सोचा था कि पारस के लबो लहजे के जरिए वो असली पारस के दिमाग में क्यों नहीं पहुंचती है, डमी के पास कैसे पहुंच जाती है। ये बात साफ और सीधी सी थी कि पारस के टेलीपैथी जानने वाले बुजुर्गों ने तनवीमी अमल के जरिए उसका लबो लहजा बदल दिया और उसका असली लबो लहजा डमी के दिमाग में नक्श कर दिया है। यही वजह है कि वो डमी के पास चली आई है। वो तारीक कमरे में सो रहा था। मरीना ने उसके ख्वाबीदा दिमाग को हदायत दी कि वो गहरी नींद में डूबा रहे। इस कमरे में कोई भी आए, अंधेरे से रोशनी भी हो तो उसकी आंख ना खुले। इसके बाद उसने चाबी से दरवाज़ा खोला, तारीक कमरे में दाखिल होकर दरवाजे को अंदर से बंद किया। अब वो खुद जैसे एक तारीक कब्र में थी। वो हाथ से दीवार को टटोलकर स्विच बोर्ड के पास आई, फिर दूसरे हाथ से बल्ब लगाकर स्विच ऑन कर दिया। यकबारगी तारीकी छट गई। कमरे की 4 दीवारी में जैसे दिन निकल आया। वो निगाहों के सामने बिस्तर पर सो रहा था। सर से पांव तक पारस ही पारस था। उसे रोशनी में देखते ही दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी समझ में नहीं आया कि वो मसरूर हो रही है या सुरूर में आ रही है। शायद मसरूर इसलिए थी कि वो रोशनी में बिल्कुल पारस था, और सुरूर इसलिए आ रहा था कि वो तारीकी में भी वही होता था जो अब तक हो चुका था, बदमाश कहीं का। वह धड़कते हुए सीने पर हाथ रखकर बिस्तर के पास आई। उसे गौर से देखने लगी, शायद कहीं से वो अपना ना लगे, अजनबी लगे तो वो मुंह फेर कर चली जाए। लेकिन दिल जिस तरफ फेर गया था उधर से वो मुंह ना फेर सकी। उस पर झुककर उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी, उसके चेहरे को जगह जगह से हिलाने लगी। फिर और करीब आकर अपना चेहरा उसके चेहरे पर रख दिया। भला से वो पारस ना हो, वो जो भी हो, उसकी जिंदगी का पहला सिकंदर था और आखिरी भी यही रहेगा। वह थोड़ी देर तक उसे देख देख कर उसे पूछती रही। गहरी गहरी सांसें यूं लेती रही जैसे सांसों के जरिए उसे अपने अंदर खींच रही हो। फिर वो जज्बों से बेहाल होकर उठ गई, दीवार के पास आकर स्विच को ऑफ किया। अचानक दिन से रात हो गई, गहरी तारीकी छा गई। उसने अपने स्कार्फ से बल्ब को पकड़ा क्योंकि वह गर्म हो गया था, बड़ी देर में ठंडा होने वाला था। उसने बल्ब को और दरवाजे की चाबी को बिस्तर के गद्दे के नीचे छुपा दिया। अंधेरे में रास्ता टटोलती हुई दूसरे पलंग पर आई, फिर वहां बैठकर उसके ख्वाबीदा दिमाग को हदायत दी कि अब वो रफ्ता रफ्ता बेदार हो जाए। जब वो नींद से बेदारी की तरफ आने लगा तो वह दिमाग से निकल आई, फिर हौले हौले सिसकियां लेने लगी, रोने की आवाज निकालने लगी। चंद मिनट के बाद पारस के जमाही लेने की आवाज आई। फिर वह चौंक कर बोला, कौन है ये, कौन रो रहा है? वो हौले से चीख मारकर सहमे हुए अंदाज में बोली, तुम कौन हो? यहाँ और कितने लोग हैं? मैं तो खुद को तन्हा समझ रही थी, और मैं अब तक तन्हा था।
इस अंधेरे में पूरे कमरे को टटोल कर देख चुका था। उस वक्त तो तुम नहीं थी, अब कहाँ से आ गई हो मैं क्या बताऊं। सोचती हूँ तो पागल सी हो जाती हूँ। मैं हाइड पार्क के एक ओपन रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी रही थी। 2 घूंट पीने के बाद मुझे अपना होश नहीं रहा। पता नहीं कॉफ़ी में कोई दवा हल की गई थी या कोई तिलिस्म था। मैं इस तारीकी में पहुंच गई। कितना वक्त गुजर चुका है, मेरी कलाई पर घड़ी है मगर वक्त नहीं देख सकती। प्लीज़ लाइट ऑन कर दो। यहाँ लाइट होती तो मैं अंधेरे में नहीं रहता। मैं होश में आने के बाद देर तक चीखती रही। मुझे पलंग से नीचे पाँव रखते हुए डर लगता है। पता नहीं ये कैसी जगह है। तुम्हें डरना नहीं चाहिए, ये एक साफ सुथरा कमरा है, पुख्ता फर्श है। तुम दोनों हाथों से रास्ता टटोल कर इस कमरे के जोग्राफिया को और अटैच्ड बाथरूम को समझ सकती हो। नहीं, मुझे डर लगता है। प्लीज़ मुझे हौसला दो कि हम जल्द ही इस अंधेरे से निकल जाएंगे। एक कैदी दूसरे कैदी को झूठे दिलासे तो दे सकता है, सच्चा हौसला नहीं दे सकता। क्या तुम टेलीपैथी जानती हो? ये क्या चीज़ है? ताज्जुब है तुम टेलीपैथी के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं आयरलैंड के एक बहुत छोटे से कस्बे में रहती हूँ। वहाँ सुना करती थी कि इंसान चांद पर पहुँच गए हैं। मुझे लंदन शहर देखने का बड़ा शौक था। मैं यहाँ मम्मी डैडी के साथ आई थी। इतना कहकर वो रोने लगी। पारस ने पूछा, अरे तुम रो रही हो? और क्या करूं? मम्मी और डैडी मुझे ढूंढ रहे होंगे। मैं अकेली हूं। क्या तुम मेरे पास नहीं आ सकते? मैं आ रहा हूं। वो रास्ता टटोलता हुआ दूसरे बिस्तर पर आया। फिर बोला, तुम कहाँ हो? अपना हाथ बढ़ाओ। दोनों ने टटोलते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। पारस का एक हाथ उसके भरे भरे बाजू पर पहुंचा। वो बोला, अरे तुम तो जवान हो। रोने की आवाज़ सुनकर मैं तुम्हें बच्ची समझ रहा था। वह फिर रोते हुए बोली, क्या जवान लड़कियां मुसीबत में नहीं रोती हैं? रोती हैं। अब तो चुप हो जाओ, मैं आ गया हूं। वो करीब होकर उससे लगकर बोली, मुझे डर लग रहा है। पारस थोड़ी देर के लिए थमसा गया, झमसा गया। उसे कुछ महसूस हो रहा था। मारिया ने उसे सिर्फ जहर का आदी नहीं बनाया था, सांप की फितरत या उसकी सूझबूझ का अंदाज भी दिया था। वो सांप की तरह अपने शिकार को पहचान लेता था, ख्वाह अंधेरे में सूंघकर या छूकर। मरीना के बदन के लम्स ने उसे सोचने पर मजबूर किया कि वह छूती नहीं है। वह पूरी की पूरी उसके हाथों से गुजर चुकी है। उसकी कुर्बत, उसका अंदाज और उसकी एक अदा चुगली खा रही थी कि मैं पेइंग गेस्ट हाउस वाली हूँ। और मरीना को ये यकीन कामिल था कि अंधेरे में पहचानी नहीं जाएगी। क्या खूब आंख मचोली थी। पारस ने आंखों पर अंधेरे की पट्टी होने के बावजूद पहचान लिया था। मरीना की आंखों पर अंधे जज्बात की पट्टी बंधी हुई थी। वो सहरजदा होकर सब कुछ भूल गई थी और खुश फहमी में मुब्तला थी कि पारस को भी औंधे मुंह गिरा लिया है। काफी वक्त गुजर गया, तब पारस ने पूछा, तुम कहाँ हो? वो सीने पर सर रखकर बोली, तुम्हारे पास हूं। क्या तारीकी में डर नहीं लग रहा है? नहीं, यूं लग रहा था जैसे मेरे चारों तरफ रोशनी हो गई है। तुम कैसे जादूगर हो, अंधेरे को मेरे दिमाग से मिटा दिया था। तुमने आते ही दस्तरख्वान बिछा दिया जैसे पुरानी मेजबानी हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास आकर यूं लगा जैसे हाइड पार्क के रेस्टोरेंट की तरह फिर होश उड़ गए हो। अब होश में हो, अपना नाम बता दो। मेरा नाम एली है, पूरा नाम एलिजबेथ है। तुम पूरे होश हवास में नहीं हो, इसलिए अपना नाम भूल रही हो। भला कोई अपना नाम भूलता है? और तुम तो यूं कह रहे हो जैसे मेरा कोई दूसरा नाम जानते हो। जानता हूं मरीना। वो लेटी हुई थी, हड़बड़ाकर उठना चाहती थी। पारस ने एक बाजू के हिसार में उसकी गर्दन दबोच ली। वो उठ ना सकी। रुकी रुकी सांसों के दरमियान बोली, ये क्या हरकत है? कि यही मेरे प्यार का सिला है? नाम याद आ गया? हाँ, छोड़ो मुझे। जब याद आ गया है तो छोड़ देता हूं। उसने छोड़ दिया। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, आंखें बंद कर लो। तुम जिस हाल में रहो, आंखें खुली रखने से फर्क नहीं पड़ेगा। आंखें बंद करने का मरहला गुजर चुका है। यू शट अप। वो उसके दिमाग में पहुंच गई। फिर बोली, आंखें बंद करो और गहरी नींद सो जाओ। उसे सलमान वास्ती की आवाज़ सुनाई दी। तुम इसे सुलाकर जाना चाहती हो ताकि ये बाहर का रास्ता ना मालूम कर सके। वो बोली, तुम सलमान वास्ती? हाँ, याद दिलाने आया हूँ। तुमने 1 घंटे बाद डमी पारस के दिमाग में अपने तनवीमी अमल का तोड़ करने को कहा था। वो 1 घंटा गुजर चुका है। वो बोली, मुझे आधे घंटे की मोहलत दो। सिस्टर मोहलत दे सकती हैं। क्या सोनिया को सिस्टर कहते हो? हाँ, तुम्हें भी सिस्टर की अजमत और बर्तरी को तस्लीम करना चाहिए। उन्हें एहतरामन मादाम कह सकती हो। अच्छा, सोनिया के दिमाग में चलो, मैं ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। वह सलमान के साथ सोनिया के दिमाग में आई। फिर बोली, आज से मैं आपको एहतरामन मादाम कहा करूँगी। एहतराम बाद में भी कर सकती हो, पहले डमी पर तनवीमी अमल का तोड़ करो। मैं अभी करती हूँ, एक ज़रूरी गुजारिश है। बड़े मुहज्जब अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो, करो गुजारिश। मैंने धोखे में आकर पारस की डमी को कैदी बना लिया, लेकिन इधर 30 घंटों के दौरान ये डमी मेरे लिए बहुत अहम हो गया है। मैंने इसे पारस समझकर कबूल किया था, मगर अब वो जो कोई भी है मेरे जिस्म जान का मालिक है। ओह, तो ये बात यहाँ तक पहुँच गई है। मादाम आप औरत हैं और ये तस्लीम करेंगी कि एक इज्जतदार औरत उसी मर्द के साथ जिंदगी गुजारती है जो पहली बार उसकी तन्हाइयों में आता है। मैं जानती हूँ, लेकिन पारस का रोल अदा करने वाला वो डमी, क्या तुम उसे एक औरत की इज्जत से अहम कहोगी? नहीं, इस मामले में तुम्हारी हमायत करूंगी,
लेकिन ये दानिशमंदाना मशवरा दूंगी कि महबूब को गुलाम बनाकर नहीं रखा जाता। पहले तनवीमी अमल का तोड़ करो, उसे खुद आज़ादी से सोचने समझने और तुम्हारे मुतल्लिक फैसला करने दो। अगर वो डमी तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहेगा तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी। ओ सोनिया, मेरा मतलब है मादाम सोनिया, तुम वाकई ग्रेट हो। अब मुझे आधे घंटे की मोहलत दो, मैं ठीक 3:45 तनवीमी अमल का तोड़ करूंगी। मैं तुम्हें मोहलत देती हूँ। एक बात और, वो ये कि सलमान वास्ती को 3:45 से पहले डमी के पास जाने की इजाज़त ना दें। ठीक है सलमान, ठीक अपने वक्त पर वहां जाएगा, वो खुश होकर बोली। अ लॉट ऑफ थैंक्स मादाम। वह तारीख कमरे में पारस के पास हाजिर हो गई। उसने पूछा, क्या सोच रहे हो? वो बोला, शर्मिंदा हूं मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। मैं जानती हूँ ज्यादती तुमने नहीं की थी। सलमान वास्ती ने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया था। क्या तुम उसे जानते हो? मैं अपने तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों को जानता हूँ। मेरे ये बुजुर्ग वक्तन फवक्तन मेरे दिमाग में आते रहते हैं, लेकिन मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आते। मैं सांस रोक लिया करता था। पता नहीं मेरी दिमागी तवानाई कब बहाल होगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम पारस नहीं हो? वह हंसकर बोला, मैं पारस नहीं हूं तो और कौन हूं? तुम उसकी डमी हो बाबा साहब के दायरे में। तुम पर तनवीमी अमल के जरिए या शायद ब्रेन ऑपरेशन के जरिए तुम्हारी पिछली जिंदगी की यादों को भुला दिया गया है। मैंने भी तुम पर तनवीमी अमल करके तुम्हें अपना ताबेदार बनाया है। तुमने मुझे ताबेदार क्यों बनाया है? ताकि तुम हरजाई न बनो। एक जरा इंसानियत से और शराफत से सोचकर जवाब दो कि मेरे जिस्म जान और इज्जत के मालिक बनकर मुझे ठुकरा दोगे। हरगिज नहीं, मैं आखिरी सांस तक कभी तुमसे बेवफाई नहीं करूंगा। तुम ये क्यों सोचती हो कि मैं तुम्हें ठुकरा सकता हूं? मादाम सोनिया का हुक्म है कि मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूं। इनकार करूंगी तो वो मेरे अंकल को गोली मार देंगी। मादाम सोनिया कौन होती हैं? हमारे दरमियान दीवार बनने वाली। तुम उन्हें मादाम नहीं मामा कहते हो। तुम्हारे दिमाग पर मेरे तनवीमी अमल का असर है, इसलिए अपनी मम्मा की मुखालफत में बोल रहे हो। अभी मैं अपने अमल का तोड़ करूंगी तो तुम मेरे मुखालिफ हो जाओगे। हरगिज नहीं, मैं तुम्हारा दीवाना हूं। अगर तुम्हें अंदेशा है तो अपने अमल का तोड़ ना करो। मेरे अंकल मादाम सोनिया की कैद में है। मैं तोड़ नहीं करूंगी और तुम्हें मादाम के हवाले नहीं करूंगी तो अंकल मुझे जिंदा नहीं मिलेंगे। किसी तरह मम्मा से मेरी बात कराओ। मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। वो अंकल को किसी शर्त के बगैर रिहा कर दें। वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगी, क्योंकि ये सब कुछ तुम मेरे मामूल की हैसियत से कहोगे। बड़ी मुश्किल है। एक बात बताओ, क्या तुम मुझे दिलो जान से चाहती हो? मैं अपनी चाहत कैसे बयान करूं? तुमने किसी तनवीमी अमल के बगैर मुझे तस्खीर किया है। मैं तुम्हारी मामूला और कनीज बनकर रह गई हूं। तुम मेरी इज्जत, मेरा लिबास हो। मादाम तुम्हें छीन लेंगी तो मेरा लिबास उतर जाएगा। मैं कभी बेलिबास रहना पसंद नहीं करूंगी। जब इतनी गहरी चाहत है तो अंकल को मर जाने दो। ये क्या कह रहे हो? किसी एक की कुर्बानी लाजमी है। अंकल को हालात के रहम करम पर छोड़ दो या उन्हें वापस लाने के लिए मुझे मम्मा के हवाले कर दो। तुम नहीं जानते, अंकल मेरी दुनिया है, मेरा ईमान है। उन्होंने मुझे इज्जत, शोहरत, दौलत और बर्तरी के आसमान पर पहुंचाया है। मैं तुम्हारे लिए एहसान फरामोश बन जाऊंगी तो सोचो, एहसान फरामोश किसी के नहीं होते। कभी बुरे वक्त में तुमसे भी धोखा करूंगी। उस वक्त तुम्हें कितना सदमा होगा। तुम बहुत अच्छी और सच्ची हो। मैं खुश नसीब हूं कि तुम्हारी बेइंतहा मोहब्बत मिल रही है। तुम्हें हर हाल में अंकल को वापस लाना चाहिए। मुझे वक्ती तौर पर दूर कर दो। अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। मरीना वहां से उठकर अंधेरे में रास्ता टटोलती हुई दूसरे बिस्तर के पास आई। गद्दे के नीचे से बल्ब और दरवाजे की चाबी निकाली। फिर पारस से कहा, मेरे पास आओ। वो भी रास्ता टटोलता हुआ करीब आया। मरीना ने उसके हाथ में चाबी और बल्ब देकर दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। पारस ने उसकी मर्जी के मुताबिक दरवाज़ा खोला, उसके साथ बाहर आया, फिर दरवाजे को लॉक किया। वहां की एक अलमारी खोलकर उसके अंदर बल्ब को रखा। इसके बाद वहां से चलता हुआ जीने पर चढ़ता हुआ और चोर दरवाजे से गुजरता हुआ उस महलनुमा इमारत से बाहर आया। मरीना उसके साथ चल रही थी। दोनों कार की अगली सीटों पर आकर बैठ गए। पारस तारीख कमरे से बाहर आया था। बाहर भी रात का अंधेरा फैल चुका था, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि वो कैद खाने से बाहर आ गया है। अभी वो टेलीपैथी का कैदी था। उसने कार स्टार्ट की, उसे ड्राइव करता हुआ अहाते से बाहर आया। फिर एक स्ट्रीट से गुजरकर शाहराह पर तेज रफ्तारी से कार चलाने लगा। 5 मिनट के बाद सलमान ने उसके दिमाग में आकर पूछा, मरीना, तुमने इसके दिमाग पर मुकम्मल कब्जा जमाया हुआ है। क्या तुम मेरी सोच की लहरों को सुन सकती हो? वो पारस की जुबान से बोली, हाँ, इसके जरिए कार ड्राइव करने के लिए मुकम्मल कब्जा जरूरी है। हम 10 मिनट में एक होटल तक पहुंचेंगे। मैं वहां एक कमरा किराए पर हासिल करके इस पर किए हुए अमल का तोड़ करूंगी। बहुत चालाक हो। तारीख कैद खाने में तोड़ तो नहीं किया? अगर करती तो यह डमी होशो हवास में बाहर आता और हमें उस तारीख कैद खाने का पता चल जाता। प्लीज अभी बातें न करो, मेरी तवज्जो पारस की ड्राइविंग पर है। क्या तुम चाहते हो कि हादसा हो जाए? खुदा ना करे ऐसा हो। मैं 15 मिनट बाद होटल के कमरे में आऊंगा। वो चला गया। मरीना को एक नया आइडिया मिल गया। हादसे की बात करते ही ख्याल आया कि पारस हादसे में जख्मी हो जाए और कमजोर हो जाए तो ऐसी हालत में तनवीमी अमल का तोड़ नहीं होगा।
उसके जख्म भरने और तवानाई हासिल करने तक। ये सोचने समझने का मौका मिल जाएगा कि वो उसे कैद खाने से निकालने के बाद भी किस तरह अपना ताबेदार बनाकर रख सकती है। उसने एक जगह गाड़ी रुकवा दी, फिर उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। उसने चौंक कर आसपास देखा, फिर पूछा, मैं इस कार में कैसे आ गया? ये कौन सी जगह है? ये रॉबसन रोड है। वो सामने 2 टैक्सियां नजर आ रही हैं। तुम एक टैक्सी वाले से कहो डॉल्फिन स्क्वायर ले जाए। डॉल्फिन स्क्वायर के दाएं तरफ एक B क्लास होटल है, वहाँ एक कमरा हासिल करो। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आऊंगी। उसने पारस को कई पाउंड के नोट दिए। वो हुक्म का बंदा बना हुआ था। कार से उतरकर चला गया। मरीना ने स्टीयरिंग सीट संभाल ली। वहां से कार ड्राइव करते हुए अपने प्राइवेट बंगले की तरफ जाने लगी। वह इस पहलू से सोच रही थी कि सलमान उसे डमी पारस के साथ एक कार में देख चुका है। अगर अपने आदमियों को ताक़ुब में लगाएगा तो वो उनके चुंगल में फंस जाएगी। ये उसकी दानाई थी। सलमान ने वाकई पारस के जरिए मालूम किया था कि वो रॉबसन रोड से गुजर रहे। उसने लंदन में मुस्तकिल रहने वाले अपने खास आदमियों को उधर दौड़ा दिया था। उससे पहले मरीना ने रास्ता बदल दिया। उसने बहुत दूर निकल आने के बाद सलमान वास्ती को मुखातिब किया। वो बोला, मेरे दिमाग से चली जाओ, मैं तुम्हारे दिमाग में आऊँगा। सॉरी, मैं भी अपने दिमाग में जगह नहीं दूंगी। ज़रूरी बातें सुनना चाहो तो मादाम सोनिया के पास आ जाओ। वो दोनों सोनिया के पास आए। मरीना ने कहा, मैंने डमी को कैद से रिहा कर दिया और उसे एक होटल में जाने को कहा है। सलमान ने पूछा, अभी तुम उसके साथ थी, फिर उसे आज़ाद क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि तुम मुझे उसके साथ कार में सफ़र करते हुए देख चुके थे। अपने आदमी मेरे पीछे लगा सकते थे और शायद लगाए भी हों। मैं अपने तौर पर हिफाजती तदबीर पर अमल कर रही हूँ। अगर पारस को कोई हादसा पेश आया तो? पारस बच्चा नहीं है। अगर बच्चा समझते हो तो उसके दिमाग में रहो। वो होटल के कमरे में पहुंचने तक आज़ाद है। इसके बाद मैं उसके पास जाकर तनवीमी अमल का तोड़ करूंगी। सोनिया ने कहा, मरीना ठीक कह रही है। जब वो तारीख कैद खाने से बाहर आ चुका है तो सलमान तुम भी मरीना के अमल का तोड़ कर सकते हो। मैं तो मरीना से इसलिए तोड़ करने को कह रही थी कि वो कैदी बना हुआ था। हमारे लिए उस डमी की रिहाई लाजमी थी और वो रिहा हो चुका है। वो बोली, मादाम, अगर तुम पहले कहती कि डमी की रसाई के बाद तुम्हारा कोई ख्याल ख्वानी करने वाला मेरे अमल का तोड़ करेगा तो मैं उसकी रिहाई में इतनी देर ना करती। एक जगह मेरी बहुत अहम मसरूफियात हैं। तुम्हारी मेहरबानी होगी मुझे दूसरी जगह मसरूफ रहने दो। बेशक तुम जाओ, मगर ये समझ लो, जब तक डमी पारस तुम्हारे शहर से नहीं निकलेगा तुम्हारे अंकल को रिहाई नहीं मिलेगी। मैं मुतमईन हूं कि तुमने मेरे अंकल को एक आरामदेह कमरे में नज़रबंद किया है। मैं तुम पर एतमाद करते हुए उनकी रिहाई का इंतजार करूंगी। वो एक कार रोककर ख्याल ख्वानी कर रही थी, फिर उसे ड्राइव करती हुई अपने प्राइवेट बंगले में आ गई। अब उसके हाथ में एक चाबी आ गई थी। जिस वक्त सलमान पारस के दिमाग में जाकर तोड़ करेगा, मरीना भी उसके अंदर रहेगी। चुपके चुपके सलमान के अमल को नाकाम बनाएगी और इस खुशफहमी में मुब्तला रखेगी कि डमी के दिमाग से मरीना का तनवीमी अमल खत्म हो चुका है। वो एक इजी चेयर पर बैठकर पारस के दिमाग में पहुंच गई। वहां सलमान पहले से पहुंचा हुआ था और तनवीमी अमल के जरिए पारस को ट्रांस में ला रहा था। मरीना उसके अमल को खामोशी से नाकाम बनाती रही। उधर सलमान को कामयाबी का यकीन होता रहा। उसने अमल के इख्तिताम पर उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। पारस के दिमाग में खामोशी छा गई। मरीना ने सलमान के इत्मीनान के लिए उसे सोने के लिए छोड़ दिया। 10 मिनट तक खामोशी रही, फिर सोच के जरिए बोली, पारस बेदार हो जाओ। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी, फिर पूछा, मरीना तुम मेरे पास हो? हाँ, तुम्हारे पास हूँ। सलमान की तसल्ली के लिए तुम्हें सुला दिया था। मेरी जान तुमने तोड़ होने नहीं दिया। मैंने भी यही सोचा था कि कोई भी मुझ पर अमल करेगा तो मैं उसे धोखा दूंगा, बज़ाहिर मामूल बन जाऊंगा, मगर तुम्हारे ही शहर में रहूंगा। ओह पारस, मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम मेरे ही रहोगे। हम आर्जी तौर पर जुदा होंगे, लेकिन जब चाहेंगे एक दूसरे की आगोश में चले आएंगे। अंकल सलमान मुझे 3 घंटे की नींद सोने के लिए छोड़ गई हैं, लिहाजा तुम मुझे सुला दो। मरीना ने उसे सुला दिया। जब वो गहरी नींद में डूब गया तो वो अपनी जगह वापस आ गई। वो बहुत बड़ी बाजी हारते हारते जीत गई थी। अब डमी पारस जहाँ भी रहता, उसके दिमाग से मरीना को ये मालूम होता रहता कि सोनिया सलमान और अली तैमूर वगैरह कहाँ कहाँ मसरूफ़ हैं और मरीना के मुल्क के खिलाफ क्या कुछ कर रही हैं। वो डमी को पहले आलाकार बाद में यार समझती थी। वो अपनी जहानत और हिकमत अमली की धाक जमा रही थी। इससे बड़ी कामयाबी और क्या होती कि सोनिया के मुकाबले में मैदान मार रही थी। डमी पारस को सोनिया के हवाले करने के बाद भी उसे अपनी मुट्ठी में रखने वाली थी। यह हकीकत है कि हद से ज़्यादा कामयाबियां आदमी का दिमाग ख़राब कर देती हैं। या तो वो मगरूर हो जाता है या फिर हर बार कामयाबी का यकीन करते हुए अपने मामलात को हर पहलू से जांचना भूल जाता है। मरीना भी यह भूल गई थी कि सोनिया से पाला पड़ा है। सोनिया ने अपनी चालबाजी से उसे अच्छी तरह यकीन दिला दिया था कि उसकी कैद में असली पारस नहीं है बल्कि डमी है। ये एक नफ्सियाती हमला था। बुलंदी पर जाने वाली औरत किसी मामूली शख्स को जीवन साथी नहीं बनाती। मरीना की सारी तवज्जो इस बात पर मरकूज हो गई कि उसने पारस के धोखे में किसी छोटे आदमी को अपने जिस्म जान का मालिक बना दिया है, और इस डमी की इतनी ही अहमियत है कि वह जनरल के बदले उसे वापस कर दे तो ठीक है।
वरना इधर मरीना के हुक्म से डमी को गोली मार दी जाएगी, उधर मरीना के अंकल को गोली मार दी जाएगी। मरीना ने उसकी चाल में आकर यही समझा कि कैद में असली पारस होता तो उसे गोली मारने की बात न की जाती। लिहाजा एक डमी की खातिर अपने अंकल की मौत का सामान नहीं करना चाहिए। सोनिया ये भी जानती थी कि सलमान पारस के दिमाग में तोड़ करने जाएगा तो मरीना अपनी चाल चलेगी, सलमान के अमल को नाकाम बनाएगी। इसलिए सोनिया ने मुझे बुलाया था। मैंने कहा तिल अबैब में बहुत मसरूफ़ हूँ, क्या मेरी मौजूदगी ज़रूरी है? वो बोली मैं भी तिल अबैब में हूँ, हमारी कोई भी मसरूफियत बेटे से ज़्यादा अहम नहीं हो सकती। सलमान पारस पर नाकाम अमल करेगा, तुम खामोश तमाशाई बनकर रहोगे, क्योंकि वहाँ मरीना यकीनन अपनी चाल चल रही होगी। जब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि उसका खेल खत्म हो गया और वो चली गई है तो तुम पारस को उसके शहर से निकालोगे। मैंने यही किया। जब मरीना पारस को सुलाकर चली गई तो मैंने आधे घंटे तक इंतजार किया। फिर यकीन हो गया कि वो मुतमईन होकर गई है। तब मैंने अपने बेटे को ट्रांस में लाकर उसे पूरी तरह मामूल बनाकर मरीना के तनवीमी अमल के मुतल्लिक पूछता गया और उसके तोड़ में यह बातें नक्श करता गया कि मरीना का अमल दिमाग से मिट चुका है, वो उसका मामूल और ताबेदार नहीं रहेगा। लेकिन मरीना की आमद पर वह सांस नहीं रोकेगा, उसे खुशफहमी में मुब्तला रखेगा कि बदस्तूर उसका ताबेदार है। मैंने पारस के दिमाग के एक तय खाने को मुकफ्फल किया और यह हदायत की कि अहम राज की बातें उस खाने में मुकफ्फल रहेंगी और मरीना की सोच की लहरें वहां तक नहीं पहुंचेंगी। इस तरह वो डमी पारस बनकर उसे दोस्ती का यकीन दिलाता रहेगा। मुझे तिल अबैब में दिमागी तौर पर हाजिर रहना था, इसलिए मैं सोनिया को अपने काम की रिपोर्ट देकर चला गया। 3 घंटे बाद मरीना पारस के पास आई। वो बेदार हो रहा था, उसने सांस नहीं रोकी क्योंकि दिमागी तवानाई बहाल नहीं हुई थी। अगर बहाल हो जाती तब भी मेरे तनवीमी अमल के मुताबिक वह मरीना की आमद पर सांस ना रोकता। वो उसके दिमाग में खामोश रही, उससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। सलमान वास्ती की आवाज़ सुनाई दी, हेलो पारस, क्या कमज़ोरी महसूस कर रहे हो? वो उठकर बैठ गया, जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिस्टर ने कहा है लंदन छोड़ दो, पेरिस चले आओ। आप मामा से कह दें मैं उस वक्त तक लंदन से नहीं जाऊँगा जब तक मुझे ट्रैप करने वाली मेरी गिरफ्त में नहीं आएगी। मरीना ने तुम्हारी पसली में गोली मारी थी, तुम्हें बाकायदा इलाज कराना और आराम करना चाहिए। तुम्हारा जख्म कैसा है? गोली 2 पसलियों के दरमियान से ऊपर खाल उधेड़ कर गुजर गई थी। हड्डियां पसलियां सलामत हैं। मामूली सा जख्म है, मरहम पट्टी हो गई थी और एक बार हो जाएगी। मामा से कह दें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम मरीना से मुतासिर हो और उसकी ज़ात में कशिश महसूस करते हो? आप लोग मेरे मजाज से वाकिफ़ हैं, मैं किसी से मुतासिर नहीं होता। हाय, मगर मरीना क्या चीज़ है? आप अंकल हैं इसलिए आपके सामने उसके हिज्जे नहीं कर सकूंगा। शैतान कहीं के कुछ ना बोलते हुए भी बोल रहे हो। मुझे सही तौर पर बताओ, क्या मरीना से सैर ज़दा हो? देखिए, आप बुजुर्ग होकर अंदर की बात पूछ रहे हैं। लाहौल बिला कुव्वत, बाप शेर तो बेटा सवा शेर है। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। पारस थोड़ी देर चुप रहा, फिर सोचने लगा, अंकल वगैरह अब खुशफहमी में रहेंगे कि मैं मरीना के सैर से निकल गया हूँ। कोई मेरे दिल से पूछे, मैं कभी इस हसीना की गुदास बाहों से आज़ाद होना पसंद नहीं करूँगा। वो मेरी है, मैं इसका होकर रहूँगा। वैसे मरीना ने अंकल सलमान के अमल को नाकाम बनाकर खूब चक्कर चलाए हैं। बस एक नुकसान है कि मरीना के पास आज़ादी से नहीं जा सकूंगा, वरना राज खुल जाएगा कि मैं अभी तक उसका ताबेदार हूँ। मरीना खामोशी से उसकी सोच पड़ रही थी और खुश हो रही थी। फिर वो बोली, पारस, हम ज़्यादा देर जुदा नहीं रहेंगे। जब तुम्हारी दिमागी तवानाई बहाल होगी तो तुम्हारे बुजुर्ग इजाज़त के बगैर तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकेंगे और ये मालूम नहीं कर सकेंगे कि तुम छुप कर मेरी बाहों में आ गए हो। मैं अभी जाकर मरहम पट्टी कराऊंगा और जल्द से जल्द तवानाई हासिल करूंगा। तुम अभी मेरे पास रहोगी? मैं तुम्हारी मामा के पास जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगी। वो उसके दिमाग में खामोश रही। पारस उसके हुस्न शबाब के मुतल्लिक सोच रहा था और उससे दोबारा मिलने की ख्वाहिश में बेचैन हो रहा था। मरीना मुतमईन और खुश होकर चली गई। तब पारस को दिमाग में कुछ हल्का सा महसूस हुआ। वो समझ गया अब कोई उसके अंदर नहीं है। गोली से लगने वाला जख्म मामूली था। वो एक आध रोज में दिमागी तवानाई हासिल कर लेता। इससे पहले मैंने उसके दिमाग को हसास बना दिया था, इसीलिए वह सलमान और मरीना की आमद को महसूस कर लेता था और मेरी हदायत के मुताबिक इस एहसास को दिमाग के उस खाने में छुपा देता था जहां मरीना नहीं पहुंच सकती थी। वह सोनिया के पास आकर बोली, मेरे तनवीमी अमल का तोड़ हो चुका है। डमी पारस आज़ाद है, अब मेरे अंकल को रिहा कर दो। तुम्हारे अंकल को रिहाई मिल जाएगी, लेकिन यह बताओ तुमने मेरे पास आकर क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा है। तुम किसी भी मुखालिफ को ज़बरदस्त शिकंजे में फांस कर उससे अपनी बातें मनवा लेती हो। क्या तुमने वो शिकंजा देखा है जो मेरे पास आकर भी तुम्हें दिखाई नहीं दिया? मरीना चौंक कर बोली, तुम क्या कहना चाहती हो? सोनिया ने कहा, अगर मैं ये तस्लीम कर लेती कि तुम्हारी कैद में असली पारस है तो तुम अंकल के बदले भी उसे वापस ना करती। तुम्हें यह पुख्ता यकीन होता कि असली पारस की सलामती के लिए मैं तुम्हारे अंकल को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने असली पारस को तुम्हारे हवाले कर दिया? मैंने डमी का शोशा छोड़कर अपने बेटे को तुमसे आज़ादी दिलाई है। मरीना चंद लम्हे के लिए सोनिया के दिमाग से निकल आई। उससे कह के जब्त नहीं हो रहे थे। वो अपने बेडरूम में हाजिर होकर खुशी से उछल पड़ी।
उसकी तन्हाइयों में आने वाला कोई ऐरा गैरा नहीं था, सचमुच पारस था। उसने पारस को जीत लिया था और उसकी दानिस्त में सोनिया के फरिश्तों को भी ये मालूम नहीं हो सकता था कि वो असल पारस अब तक उसका मामूल और ताबेदार है। वो खुलकर कहके लगाने लगी। उसके अंदर से बेख्तियार कहके उभर रहे थे। आज तक किसी ने सोनिया को इस तरह उल्लू नहीं बनाया होगा जैसा कि वो अपनी दानिस्त में बना चुकी थी। क्या जबरदस्त चक्कर चला था। सोनिया का दावा था कि वो मरीना को डमी का फरेब देकर असली पारस को कैद से निकाल लाई है, जबकि असली पारस दिमागी तौर पर अभी मरीना का कैदी था और उसके हुस्न शबाब का मदाह था। ऐसी जबरदस्त कामयाबी पर कौन खुश नहीं होता। इसलिए वो कहके लगा रही थी। बेचारी ने पहली बार सोनिया से टक्कर ली थी। इतनी जल्दी उसके हथकंडों को समझ नहीं सकती थी। जब कभी यह भेद खुलेगा कि पारस बज़ाहिर उसका मामूल और ताबेदार बनकर उसे फरेब देता रहा है, तब मालूम होगा कि वो सोनिया की नादानी पर नहीं, खुद अपनी शिकस्त पर कहके लगाती रही है। तब वो तस्लीम करेगी कि सोनिया वो बला है जो ऊपर से खुशियां देकर अंदर से जड़ काट देती है। सुल्ताना मसरूफ थी। सोनिया के दिमाग में रहकर उसकी प्लानिंग को अच्छी तरह समझ रही थी। अचानक ख्याल ख्वानी का सिलसिला टूट गया। उसने सोनिया के दिमाग से वापस आकर देखा। सलमान उस पर झुका हुआ कह रहा था, भाई कब तक ख्याल ख्वानी करती रहोगी, कुछ मेरा भी ख्याल करो। वो उसे परे हटाते हुए बोली, क्या करते हो, मैं सिस्टर के पास से अचानक चली आई हूँ, वो क्या सोचती होंगी। तुम तो ऐसे घबराओ और शर्मा रही हो जैसे सिस्टर हमें देख रही हैं। वो देख लेती हैं जो हम नहीं देख पाते। जहां हम टेलीपैथी के जरिए पहुंच नहीं पाते वो पहुंच जाती हैं। उनसे कुछ कहे सुने बगैर चली आई हूं, वो समझ गई होंगी। क्या समझ गई होंगी? छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये तो बता दो कितनी देर में इंतजार करूंगा। 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। वो फिर ख्याल ख्वानी की परवाज करके सोनिया के पास आई। उसने पूछा, अचानक कहाँ चली गई थी? वो एक बिल्ली ने अलमारी से मेरे बिस्तर पर छलांग लगाई थी इसलिए। सोनिया ने बात काट कर कहा, इसलिए तुमने दिमागी तौर पर हाजिर होकर देखा तो वो बिल्ली नहीं बिल्ला था। ओह सिस्टर, आप बस यूं ही छेड़ दी हैं। मैं छेड़ूं तो कोई बात नहीं, वो छेड़ेगा तो तुम यहां से पूरी तवज्जो से मेरी प्लानिंग पर अमल नहीं कर सकोगी। उससे कहो 1 आध घंटे के लिए दूसरे बेडरूम में जाए। मैंने समझा दिया है, ये करवट बदल कर सो रही हैं। मछली की प्लेट सामने हो तो क्या बिल्ला आंखें बंद कर लेगा? तुम मुझे ना समझाओ, मेरी बात समझो। अभी तुम्हें तना रहकर पूरी तवज्जो से काम करना है। मैं अभी आती हूँ। सुल्ताना ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर सलमान को घूर कर देखा। वो बड़ी देर से उसके हसीन चेहरे को तक रहा था। वो गुस्से से बोली, सिस्टर ने अच्छी तरह समझ लिया है कि यहाँ क्या हो रहा है। भाई मैं तो खामोशी से देख रहा हूँ। क्या मसरूफियत के दौरान यह एहसास नहीं होता रहेगा कि तुम मेरे पास हो और मुझ पर बिल्ले की तरह गुर्रा रहे हो? चलो उठो, यहाँ से दूसरे कमरे में जाओ। क्यों जाऊँ? मैंने शादी की है, भगा कर नहीं लाया हूँ। वो बिस्तर से उठ गई, तेजी से चलती हुई दूसरे बेडरूम के दरवाजे पर आई। फिर उसे खोलते हुए बोली, सिस्टर का हुक्म है कि मैं मसरूफियत खत्म होने तक तन्हा रहूं। अगर तुम दरवाजे पर दस्तक भी दोगे तो मैं सिस्टर से शिकायत कर दूंगी। उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया। फिर बेड पर आकर आराम से नीम दराज होकर सोनिया के पास आ गई। सोनिया ने एक जगह कार रोककर कहा, वो सामने मार्था का बंगला है, मैं उसके अहाते में जा रही हूँ, मेरे पास मौजूद रहो। यस सिस्टर, अब नहीं जाऊंगी। वो कार से निकलकर मोहतात अंदाज में चलती हुई बंगले के पिछले हिस्से में आई। मार्था का जिक्र पहले हो चुका है। आमुख्ता के तौर पर मुख्तसर सा जिक्र यूं है कि मार्था गोल्डन ब्रेन्स की दस्ते रास्त थी। उनके लिए ऐसे ऐसे काम करती थी जो बड़ी अहमियत के हामिल होते और वो बड़ी राजदारी से किए जाते थे। मार्था की तरह 4 औरतें और 6 मर्द ऐसे थे जो गोल्डन ब्रेन्स के दस्ते रास्त कहलाते थे। उनके लिए निहायत अहम खिदमत इंजाम देते थे। इन अहम राजदार दस्ते रास्त कहलवाने वालों ने भी कभी गोल्डन ब्रेन का असली चेहरा नहीं देखा था, ना असली आवाज़ सुनी थी। इसके अलावा गोल्डन ब्रेन्स के मुतालिक वो जो कुछ जानते थे उसका जिक्र अपने बाप से भी नहीं करते थे। मार्था अपने शौहर से इसी बात पर नाला रहती कि वो बड़ी मोहब्बत से उसे आगोश में लेकर गोल्डन ब्रेन्स के बारे में पूछता था। मार्था प्यार के जज्बों में बहने के बावजूद उसकी आगोश से निकल जाती और कहती, मैं जज्बात में अंधी नहीं होती, ये कीड़ा दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारे बहलाने फुसलाने से किसी गोल्डन ब्रेन का जिक्र लेकर बैठूंगी। उसके शौहर का नाम जॉन फ्रॉस्ट था। वो दोनों अपने 6 साला बेटे रॉकी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। जॉन फ्रॉस्ट मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक जूनियर अफसर था। मार्था अपने शौहर से इंटेलिजेंस के शोबे की बात नहीं पूछती थी। वो ना पूछने के बावजूद बता दिया करता और कहता था, हम मियाँ बीवी के दरमियान कोई राज नहीं रहना चाहिए। मैं अपने बेटे रॉकी की कसम खाकर कहता हूँ कि गोल्डन ब्रेन्स के बारे में जो कुछ तुम बताओगी वो मेरे सीने में कमानत की तरह छुपा रहेगा। लेकिन वो जिद की पक्की और गोल्डन ब्रेन्स की वफादार थी। अपने शौहर को वार्निंग देती, तुम जिद करोगे या मुझ पर जबर करोगे तो मैं गोल्डन ब्रेन से शिकायत करूंगी, वो तुम्हें जेल की आनी सलाखों के पीछे फेंक देंगे। ये वार्निंग सुनकर जॉन फ्रॉस्ट बुड़बुड़ाता था। बीवी अपने शौहर को जेल भेजने की धमकी देती थी। क्या ऐसी बीवी वफादार हो सकती है? बेवफा समझते हो तो तलाक दे दो, मैं अपने बेटे के साथ बाकी जिंदगी गुजार लूंगी। सुल्ताना ने पेरिस में मार्था को ट्रैप किया था और उसे दिमागी कमजोरी में मुब्तला करके अपनी मामूला बना लिया। इस तरह मालूम हुआ था कि मार्था गोल्डन ब्रेन्स की दस्ते राज थे और जॉन फ्रॉस्ट नामी शख्स के साथ
इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारते हुए एक बच्चे की माँ भी बन गई थी। शादी से पहले जॉन फ्रॉस्ट से यह तय पाया था कि वो मियाँ बीवी बनने के बाद एक दूसरे के शोबे के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। कोई किसी से उससे शोबे का राज मालूम नहीं करेगा। जॉन फ्रॉस्ट शादी के बाद अपने वादे पर कायम नहीं रहा। वह मुख्तलिफ बहानों से गोल्डन ब्रेन्स के मुतल्लिक कुछ न कुछ पूछने लगा। सुल्ताना ने यह बात सोनिया को बताई। सोनिया ने कहा, जॉन फ्रॉस्ट की हरकतें बता रही हैं कि वह यहूदी होने के बावजूद इसराइली हुकूमत का वफादार नहीं। वह किसी दूसरे मुल्क या दूसरी तंजीम के लिए काम कर रहे हैं और गोल्डन ब्रेन्स तक पहुंचने के लिए उसने मार्था को अपनी बीवी और एक बच्चे की मां बनाया है। अब यह मालूम करना था कि जॉन फ्रॉस्ट किस मुल्क के लिए काम कर रहा था और यह आसानी से मालूम नहीं हो सकता था। मार्था की सोच ने बताया था कि वो योगा का माहिर है। ऐसी सूरत में उसके दिमाग को कमज़ोर बनाना लाजमी था। सोनिया इसी मकसद के लिए मार्था के बंगले में आई थी। बंगले के अहाते में रात को 2 खूंखार कुत्ते खुले छोड़ दिए जाते। जिस वक्त सोनिया अहाते में पहुंची उस वक्त कुत्ते बंधे हुए थे। मार्था को जॉन फ्रॉस्ट का इंतजार था। उसके आने के बाद कुत्तों की जंजीरें खोली जाती थीं। सुल्ताना ने कहा, सिस्टर, मैं मार्था के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा रही हूं, आप चली जाएं। सोनिया पिछला गेट खोलकर अहाते में आई। मार्था बंगले के अंदर थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई लॉन में पहुंची। सोनिया उसके करीब आई। मार्था ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। सोनिया ने अपनी उंगली से वह मखसूस अंगूठी उतारी जिसमें एक मेडिकेटेड नन्ही सी सुई पोशीदा रहती थी, जो अपने शिकार के बदन पर हल्का सा दबाव डालने के बाद बाहर निकलकर पैवस्त होती थी और शिकार को दिमागी तौर पर कमज़ोर बना देती थी। सोनिया ने वो अंगूठी उतारकर मार्था को पहना दी। फिर वहां से चलती हुई अहाते के बाहर आई। इसके बाद कार में बैठकर जाने लगी। 1 मिनट के बाद सुल्ताना आई। सोनिया ने पूछा, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, मार्था एक इजी चेयर पर आंखें बंद किए बैठी थी। मैं उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर लॉन में लाई थी। जब आपने अंगूठी पहना दी तो मैं उसे वापस ले गई। उस इजी चेयर पर बिठाकर उसकी आंखें बंद करा दी। दिमाग को आज़ाद छोड़ने के बाद उसने आंखें खोलकर देखा। उसे यूं लगा जैसे थोड़ी देर के लिए गनूदगी तारी हो गई थी। अब वो फिर लॉन में आ गई है। जॉन फ्रॉस्ट का इंतजार कर रही है। फिर तो तुम्हें भी इंतजार करना होगा। जी हाँ, करूंगी, आपके पास रहूंगी। इंतजार तवील हो तो वह नाक में दम कर देगा। कौन? फिर वो मतलब समझकर बोली, आप बड़ी वो हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि सलमान बड़े सब्र वाले हैं। तुम्हें सब्र का फल समझ कर सकते हैं। वो दोनों हंसने लगी। सोनिया ने अपनी रहायशगाह में पहुंचकर कहा, जाओ और मार्था की खबर लो। वो मार्था के पास आई। जॉन फ्रॉस्ट आ गया था। अगले पिछले गेट को मुकफ्फल करने के बाद कुत्तों की जंजीरें खोलने लगा था। मार्था ने पूछा, पहले गुसल करोगे या कुछ खाओगे? अगर गुसल का बहाना बन जाओ तो गुसल कर लूंगा। वो हंसते हुए बोली, बदमाश कहीं के। वह हंसती हुई बेडरूम में जाने लगी। सुल्ताना ने कहा, सिस्टर, हम बाज़ औक़ात ख्याल ख्वानी करते हुए मुश्किल में पड़ जाते हैं। अब क्या हुआ? होगा क्या? वो दोनों ख्वाबगाह में जा रहे हैं। मुझे ऐसे वक्त बड़ी कोफ्त होती है। और अब ये मार्था तो बड़ी ही बेशर्म है। तुम्हें उसकी बेशर्मी से क्या लेना है? मौका पाती अपना काम करो और चली आओ। ज्यादा बाउली हो रही हो तो नाक में दम करने वाले को बुला लो। वो तौबा तौबा करती हुई सोनिया के दिमाग से भागी। फिर मार्था के पास आ गई। वो जॉन फ्रॉस्ट की गर्दन में बाहें डालकर कह रही थी, हमारा बेटा सो रहा है, कहीं आंख ना खुल जाए। जॉन ने कहा, मैंने बेटे के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। आंख खुलेगी तो वो अचानक यहाँ नहीं आ सकेगा। सुल्ताना ने कहा, यह अच्छा मौका है। मार्था गले का हार बनी हुई थी। ऐसी हालत में उसके दोनों हाथ जॉन फ्रॉस्ट की पुश्त पर आ गए। इससे पहले कि बेहयाई आगे बढ़ती, सुल्ताना उसकी अंगूठी वाली उंगली जॉन की गर्दन पर ले आई। गर्दन की जिल्द पर अंगूठी का दबाव डाला। इसके साथ ही नन्ही सी सुई निकलकर गर्दन में पैवस्त हो गई। जॉन ने सिसक कर कहा, आह, ये गर्दन में। वो आगे कुछ न कह सका। कमजोरी के बायस जुबान लड़खड़ा गई। सर बुरी तरह चकरा रहा था। वो मार्था पर लद गया। उसने पूछा, जॉन, आर यू ऑल राइट? वो कुछ नहीं बोल रहा था। बिस्तर करीब ही था। मार्था ने बड़ी मुश्किल से बिस्तर तक लाकर उसे लटाया। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मार्था ने कहा, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। वो तेजी से चलती हुई ड्राइंग रूम में आई। फिर जैसे ही टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करना चाहा, सुल्ताना ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वो चंद सेकंड तक कान से रिसीवर लगाए खड़ी रही। फिर उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ते हुए उसकी जुबान से कहा, शुक्रिया डॉक्टर, आप जल्द आने की कोशिश करें। उसने रिसीवर रख दिया। फिर जॉन फ्रॉस्ट के पास आकर बोली, डॉक्टर बहुत मसरूफ़ है, उसने जल्द ही आने का वादा किया है। सुल्ताना ने सलमान के पास आकर कहा, मेरे दिमाग में आओ। मेरे जरिए जॉन फ्रॉस्ट के दिमाग में पहुंचो और उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम करके सिस्टर को बताओ। मैं मार्था को कंट्रोल कर रही हूँ। सलमान उसके जरिए जॉन के दिमाग में पहुंच गया। फिर वो चंद सेकंड तक उसकी सोच पड़ते ही हैरत से उछल पड़ा। सोनिया के पास आकर बोला, सिस्टर, कमाल हो गया है। वो जॉन फ्रॉस्ट दरअसल उन 5 गोल्डन ब्रेन्स में से एक है। सोनिया ने कहा, खुदा का शुक्र है, तिलबे पहुंचते ही बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फरहाद को फौरन बुलाओ। सलमान ने मेरे दिमाग में आकर कहा, आपकी पेशी है, सिस्टर के पास आए फौरन। अभी मैं सोनिया के पास आया। उसने कहा, मार्था का शौहर जॉन फ्रॉस्ट दरअसल एक गोल्डन ब्रेन है। उसके दिमाग को कमजोर बनाया गया है। तुम उसके पास जाओ और सलमान को गाइड करते रहो कि किस तरह उस गोल्डन ब्रेन को काबू में रखना है।
सोनिया इसी वक्त तो सिर्फ मुझ पर भरोसा करती थी। सुल्ताना या सलमान की किसी भूल चूक से इतनी बड़ी कामयाबी नाकामी में बदल सकती थी। मैं सलमान के साथ पहले गोल्डन ब्रेन के दिमाग में पहुंचा। वो इंतहाई कमजोरी के बावजूद सोच रहा था किसी टेलीपैथी जानने वाले ने मुझे कमजोर बनाया है और वो अभी मेरे असल किरदार को पढ़ रहा होगा। उसने दीदे घुमाकर मार्था को देखा। वो 7 बरस से उसके साथ इज़्दवाजी जिंदगी गुजार रहा था। 6 बरस का एक बेटा भी था। आज तक उसने बीवी को अपनी हकीकत नहीं बताई थी, ताहम उसे दस्ते रास्त बनाकर उसे अहम काम लेता था और शौहर बनकर गोल्डन ब्रेन्स के मुतल्लिक पूछता था। यह यकीन करता रहता था कि मार्था वफादार है, कभी गोल्डन ब्रेन्स के मुतल्लिक कुछ नहीं बताएगी। अब वो मजबूर हो गया था। मार्था के जरिए ही बाकी गोल्डन ब्रेन्स को पेश आने वाले खतरे से आगाह कर सकता था। ये सोचते हुए उसने दीदे घुमाकर उसे देखा। वो बोली, कुछ कहना चाहते हो? बोलो जॉन, क्या बात है? मैंने उसके अंदर तवानाई पैदा की। वो जुबान से बोलने के काबिल हुआ तो मैंने उसकी जुबान से उसी के लहजे में कहा, डार्लिंग मार्था, परेशानी की बात नहीं है, मुझे नींद आ रही है। अगर सो जाऊं तो सुबह से पहले ना जगाना। वो सर को सहलाते हुए बोली, हाँ, आराम से सोकर उठोगे तो तबीयत बहाल हो जाएगी, सो जाओ। उसने आंखें बंद कर ली। मैंने सलमान से पूछा, तुम बाप कब तक बनोगे? वो हैरानी से बोला, यहाँ इस सवाल की क्या तुक है? मौजूदा मामले से मेरे सवाल का गहरा ताल्लुक है। सोनिया ने कहा है कि मैं तुम्हें गाइड करता रहूं। आप जैसा गाइड मुझे महंगा पड़ेगा। फरहाद भाई, आपकी बातें पहले तो समझ में नहीं आती, बाद में हम मियाँ बीवी लड़ पड़ते हैं। अगर तुम चाहते हो कि सुल्ताना से लड़ाई ना हो और मैं तुम्हारे बाप बनने के मुतालिक उससे सवाल ना करूं, तो मेरे सवाल का जवाब दे दो। सलमान ने कहा, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, आपसे खुदा बचाए, मैं सिस्टर के पास जा रहा हूँ। उसने सोनिया की तरफ जाने के लिए ख्याल खुआनी की परवाज़ की। मैंने सुल्ताना के पास आकर कहा, फ़ौरन सोनिया के पास आओ। वो फ़ौरन वहाँ आई। मैं भी आ गया। सुल्तान सोनिया से कह रहा था, आपने मुझे फरहाद भाई के साथ क्यों लगाया है? वो हमारी खोपड़ी घुमा देती हैं। सोनिया ने पूछा, आखिर बात क्या है? सलमान से पहले मैं बोल पड़ा, बात कुछ नहीं। मैंने सलमान से कहा कि इस गोल्डन ब्रेन ने आंखें बंद कर ली हैं, तुम इसे टेलीपैथी की लोरी सुलाकर सुना दो। इस पर यह हजरत सलमान साहब फरमाते हैं कि सुल्ताना ने उन्हें कसम दी है कि ये अपने होने वाले बच्चे को लोरी सुनाएंगे। सुल्ताना ने कहा, तौबा तौबा सलमान, मैंने कब कसम दी है? वो बोला, अरे ये फरहाद भाई अव्वल दर्जे के झूठे हैं। मैंने पूछा, क्या यह भी झूठ है कि तुमने और सुल्ताना ने होने वाले बच्चे की बात हमसे छुपाई है? वो बोला, हाँ ये बिल्कुल झूठ है। उसकी बात पूरी होते ही सुल्ताना ने बेख्तियार ऊक ऊक की आवाज़ निकाली। साफ जाहिर था कि उबकाई आ रही है। वह फौरन ही सोनिया के दिमाग से भाग गई। सोनिया ने हैरानी से पूछा, सलमान ये क्या हो रहा है? सिस्टर, खुदा की कसम मैं खुद हैरान हूँ। ये फरहाद भाई या तो शैतान है या फिर वली अल्लाह है। जिस बात से शौहर बेखबर है वो इन्हें मालूम थी। मैंने कहा, मेरी एक पेशन गोई और सुन लो। सुल्ताना माँ बनने से इनकार करेगी, तुमसे बहाने करेगी कि उसके पाँव भारी नहीं है, फिर तुमसे छुपाकर बच्चे को ज़ाया करेगी। फरहाद भाई, खुदा के लिए ऐसी भयानक बातें ना करें। अब मैं जुबान बंद रखूंगा, लेकिन जो कह चुका हूं वह सच्चाई जरूर सामने आएगी। वो बोला, सिस्टर मैं अभी आता हूं। वो चला गया। सोनिया ने मुझसे कहा, यह क्या हरकतें हैं? खुशकिस्मती से एक गोल्डन ब्रेन हाथ आया है। तुम लोग वहां मौजूद नहीं रहोगे तो वो अपने बचाव की तदबीर कर लेगा, दूसरे गोल्डन ब्रेन्स को खतरे से आगाह करेगा। मैंने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये मामला मेरे हाथों में क्यों दिया? मैं मुतमईन होकर आया था। मार्था और गोल्डन ब्रेन मेरी मुट्ठी से नहीं निकलेंगे। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि सुल्ताना माँ बनने वाली है? मुझे क्या मालूम होगा? ये तो सुल्ताना को भी मालूम नहीं। असल किस्सा यह है कि सुल्ताना नफासत पसंद है। ज़रा भी गंदगी हो तो उसे कराहियत महसूस होती है। मैं चंद सेकंड के लिए सलमान का लहजा इख्तियार करके उसके दिमाग में गया और यह तस्वुर पेश किया कि वो एक जिंदा छिपकली को चबा रही है। इसके साथ ही उसे उबकाई आने लगी। सोनिया ने हंसते हुए कहा, फरहाद तुम पक्के शैतान हो। अब वो इनकार करेगी कि माँ नहीं बन रही है तो सलमान को तुम्हारी पेशगोई याद आ जाएगी और वह सुल्ताना का सच तस्लीम नहीं करेगा। वह फिर हंसने लगी। मैं गोल्डन ब्रेन के पास चला आया। वो कमजोरी के बायस हो गया था। मार्था एक सोफे से उठकर अपने शौहर के पास आई और उसके पास लेट गई। मैंने आधे मिनट के अंदर ही उसे सुला दिया। फिर गोल्डन ब्रेन के पास आकर उसे अपना मामूल बनाने का अमल करने लगा। उस गोल्डन ब्रेन का असल नाम स्टीफन रॉबिन था। दूसरे किसी भी गोल्डन ब्रेन को अपना असली नाम इस्तेमाल करने की कहीं ज़रूरत पेश नहीं आती थी। उनमें से 3 गोल्डन ब्रेन्स फर्जी नाम के साथ आम हालात में इज़्दवाजी और घरेलू जिंदगी गुजार रहे थे। वो तीनों एक दूसरे का नाम, पता और फ़ोन नंबर जानते थे, लेकिन बाकी 2 गोल्डन ब्रेन्स बहुत पुरस्कार थे। ना उन्होंने शादियाँ की, ना बच्चे पैदा किए थे। उन्होंने 3 गोल्डन ब्रेन्स को अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर नहीं बताया। जब अहम मीटिंग की बात होती तो वो तीनों गोल्डन ब्रेन्स को उनके फ़ोन के जरिए या ट्रांसमीटर पर कॉल करते थे। गोया वो 2 पुरस्कार गोल्डन ब्रेन्स अहम थे। उन्होंने बाकी 3 को मुंतखब किया था और उन्हें गोल्डन ब्रेन्स का ओहदा दिया। मैंने जॉन फ्रॉस्ट को पूरी तरह अपना मामूल और ताबेदार बनाकर यह मालूमात हासिल की। इज़्दवाजी घरेलू जिंदगी गुजारने वाले बकिया 2 गोल्डन ब्रेन्स के नाम, पते और फ़ोन नंबर और ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी और कोड वर्ड्स नोट किए। उनके बीवी बच्चों के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल की। फिर उसे हुक्म दिया, स्टीफन रॉबिन उर्फ जॉन फ्रॉस्ट, तुम ये भूल जाओगे कि मार्था ने तुम्हारी गर्दन में सुई चुभोई थी और तुम दिमागी कमजोरी में मुब्तला हो गए थे।
उसने मामूल और महकूम की हैसियत से कहा, मैं मेडिकेटेड सुई और दिमागी कमजोरी के मुतालिक सब कुछ भूल जाऊंगा। तुम कभी शुबा नहीं करोगे कि तुम पर तनवीमी अमल किया गया है या कोई टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे दिमाग में आता जाता है। उसने मेरी बातों को दोहराकर उन पर कायम रहने का वादा किया। मैंने कहा, मैं तुम्हारा आमिल हूं, तुम मेरी आवाज़ और लहजे और सोच की लहरों को महसूस नहीं करोगे। मैं तुम्हारी सोच के जरिए जो अहकामात दूंगा उनकी तामील करते रहोगे। मैंने आखिर में कहा, मैं जब भी ज़रूरी समझूंगा तुम्हारे दिमाग में नए सिरे से तनवीमी अमल करूंगा और तुम राजी खुशी मामूल बनोगे। उसने हर वक्त मामूल बनकर रहने का वादा किया। फिर मैंने उसे सुबह तक तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। सोनिया के पास आकर तमाम बातें बताईं। उसने बाकी 2 गोल्डन ब्रेन्स के नाम पते वगैरह जहन नशीन करने के बाद कहा, इंशाअल्लाह हम 2 पुरस्कार गोल्डन ब्रेन्स की हकीकत भी मालूम कर लेंगे। और जिन 2 गोल्डन ब्रेन्स की बीवियां हैं वो आम घरेलू औरतें हैं। वो ना तो योगा की माहिर है और ना किसी सरकारी शोबे से उनका ताल्लुक है। मैं मार्था की तरह उन 2 औरतों के जरिए भी उनके शौहरों को दिमागी कमजोरी में मुब्तला कराऊंगी। तुम अपने तौर पर जो कुछ भी करो मुझे जाने दो, जाओ, मगर लैला को मेरे हवाले करो। वो एक गोल्डन ब्रेन की बीवी के पास एसाबी कमजोरी की दवा पहुंच जाएगी, दूसरी के पास मैं पहुंचाऊंगी। इसका मतलब है वो तुम्हारे साथ सुबह तक मसरूफ रहेगी। सुबह तक क्यों, अगर वो 2-4 रोज मेरे साथ रहे तो तुम्हारी बूढ़ी जवानी उदास हो जाएगी। ये तो तुम जलकर कह रही हो, वरना आईना देखो, तुम 20 बरस की लगती हो, अभी तक जवान हो, फिर मैं बूढ़ा कैसे हो सकता हूँ? कैसा नहीं हो सकता कि लैला तुम्हारे पास जाए और तुम मेरे पास आ जाओ? बकवास मत करो, मैं कई बार समझा चुकी हूँ, मुझसे ऐसी छिछोरी बातें ना किया करो। जाओ यहाँ से, वरना सांस रोककर भगाऊंगी तो अपनी तौहीन समझोगे। महबूबा अपने कूचे से भगाए तो इसमें भी रोमांस होता है। उसने सांस रोक ली। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। लैला किचन में थी, मैं उसके पास आया। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे हाथ का पकवान बहुत पसंद है, मगर आइंदा कुछ रोज तक तुम्हारे हाथों की लज्जत से महरूम रहूंगा। ये आप क्या कह रही हैं? क्या मुझे छोड़कर कहीं जा रही हैं? मैं नहीं, तुम जा रही हो, सोनिया ने तुम्हें बुलाया है। वो हंसते हुए बोली, आपने मुझे डरा ही दिया था, सिस्टर तो इसी शहर में है, उन्होंने ख्याल ख्वानी के जरिए बुलाया होगा। नहीं, वो तुम्हें कुछ रोज अपने साथ रखना चाहती हैं। लैला उदास होकर मुझे तकने लगी। मैंने कहा, तुम जानती हो मैं खुद सर और खुद मुख्तार होकर भी सोनिया की बात नहीं टालता। उसकी हर बात के पीछे कोई गहरा मकसद होता है। वैसे तुम मेरी खुदसरी देखना चाहो तो मैं तुम्हें उसके पास भेजने से इनकार कर दूंगा। वो जल्दी से बोली, नहीं, आप इनकार नहीं करेंगे। सिस्टर हमारी तमाम जद्दोजहद और कामयाबियों का सरचश्मा है। हम सब उनसे जहानत और हिकमत के नित नए रास्ते मालूम करती हैं। मैं अभी उनसे रब्ता करती हूँ। तुम खाने की मेज़ पर जाओ और सोनिया से बातें करो, मैं खाना ला रहा हूँ। वो चली गई। मैं गर्मा गर्म खाने मुख्तलिफ डिशों में रखने लगा। ऐसे ही वक्त सलमान मेरे पास आया। फिर बोला, फरहाद भाई, आपने दुरुस्त कहा था। सुल्ताना कह रही है कि वो माँ बनने वाली नहीं है, जबकि माँ बनने के तमाम आसार नजर आ रहे हैं। मैंने कहा, उसका झूठ सच मालूम हो जाएगा, तुम उसे किसी लेडी डॉक्टर के पास ले जाकर मुआयना करो। मैंने सुल्ताना को यह मशवरा दिया था, लेकिन वह बहाने कर रही है। कहती है कमजोरी महसूस कर रही है, अभी बंगले से बाहर नहीं जाएगी। मैंने पूछा, जब माँ नहीं बन रही तो कमजोरी कैसी? यही तो मैं उसे कहता हूँ। जवाब में वो झगड़ा करती है, कहती है कि अगर मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ तो उसे उसके हाल पर छोड़कर चला जाऊं। मैंने कहा, सलमान, ऐसी हालत में औरत कुछ चिड़चिड़ी और बदमजाज हो जाती है। मैं चाहता हूं आप लैला को उसके पास भेज दें, वो बहन को समझाएगी। लैला भी सोनिया के पास मसरूफ है। बेहतर है तुम सुल्ताना को सोनिया के पास जाने को कहो, वहां तीनों औरतें किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचेंगी। वो चला गया। मैंने लैला के सामने मेज पर खाने की डिशें लाकर रखी। फिर कहा, खाती भी रहो, वरना गर्म खाने का मजा नहीं आएगा। वो 1 मिनट बाद दिमागी तौर पर हाजिर हुई। फिर बोली, अभी आती हूँ। सलमान बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रहे हैं, सुल्ताना माँ बनने वाली है। वह फिर सोनिया के पास गई। मैंने खाना शुरू किया। ये जानता था कि थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है। उधर सोनिया कह रही थी, सलमान, तुम मियाँ बीवी पहले कई बार फरहाद की बातों में आकर बेवकूफ़ बन चुके हो, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। वो बोला, कि आप ये कहना चाहती हैं कि फरहाद भाई मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं? हाँ, सुल्ताना सच कह रही है, वो माँ बनने वाली नहीं है। लैला ने कहा, सिस्टर, आपने मुझे मायूस कर दिया है। सोनिया ने कहा, तुम्हारा वो शैतान मियाँ ऐसी हरकतें करता है जो सलमान और सुल्ताना की समझ में नहीं आती। वह सलमान का लहजा इख्तियार करके सुल्ताना के दिमाग में गया था और उसके तसव्वुर में यह मंजर पेश किया कि वह एक जिंदा छिपकली चबा रही है। इस तसव्वुर के साथ ही उसे उबकाई आने लगी और तुमने समझ लिया कि वह तुम्हें अपने एक बच्चे का बाप बना रही है। लैला ने फौरन ही दिमागी तौर पर हाजिर होकर मुझे घूरते हुए कहा, आप उन बेचारों को क्यों परेशान करते रहते हैं? मैंने कहा, एक मेरी साली है, दूसरा मेरा हमजुल्फ है। मेरा उनसे मजाक का रिश्ता है, तुम उनसे पूछो वो बार बार बेवकूफ़ क्यों बनते हैं, उनकी जहानत कहाँ चली जाती है। सलमान ने मेरे पास आकर कहा, फरहाद भाई, आपने मुझे सिस्टर के सामने शर्मिंदा किया है, अब आप होशियार रहे। मैं आपसे ऐसा इंतकाम लूंगा कि आप बुरी तरह अहमक बनकर हम मियाँ बीवी के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। मैंने लैला को सुनाने के लिए जुबान से कहा, सलमान, ये तो कोई चैलेंज करने का तरीका नहीं। तुम लैला को मुझसे जुदा क्यों करोगे? इंतकाम मुझसे लोगे? लैला ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लैला ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? क्या आपके पास सलमान है? मेरे पास सुल्ताना आई है।
ये भी मुझे गुस्सा दिखा रही है, कहती है साली बहनोई का रिश्ता नहीं रखेगी, ये भी आपसे इंतकाम लेने की धमकी दे रही है। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये दोनों अपनी जहानत को बेचकर हमाकत को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अपनी हमाकत को समझने के लिए थोड़ी जहानत की जरूरत होती है। सलमान ने लैला के पास आकर कहा, खुदा की कसम मैंने तुम मियाँ बीवी को जुदा करने की धमकी नहीं दी है। फरहाद भाई तुमसे झूठ बोल रहे हैं, सुल्ताना ने कहा। मैं कान पकड़ती हूँ, तौबा करती हूँ, खुदा से दुआ करती हूँ ऐसा बहनोई किसी साली को न मिले। लैला हम दोनों बहनें एक दूसरे की जान है, मैं कभी तुम्हारे खिलाफ सोच भी नहीं सकती। अभी गुस्से में फरहाद भाई को धमकी दे रही थी। लैला ने मुझसे पूछा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मियाँ बीवी को लड़ाने वाला मजाक न करें? मैंने जवाब दिया, अब तो मजाक का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी बहन ने मुझसे साली बहनोई का रिश्ता खत्म कर दिया है। मेरी बात खत्म होते ही सुल्ताना मेरे दिमाग में आई और फूट फूट कर रोने लगी। फरहाद भाई मुझे माफ़ कर दें, मैंने गुस्से में रिश्ता खत्म करने को कहा था। आप मेरी लैला की जान है, क्या मैं अपनी बहन की जान खत्म कर सकती हूँ? तुम अपनी बहन के पास जाकर आंसू बहाओ। मैंने सांस रोक ली। चंद सेकंड के बाद लैला ने कहा, यह सुल्ताना मेरे पास आकर रो रही है, प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दें। मैंने कहा, मैं तुम्हारे जरिए सलमान और सुल्ताना से कह रहा हूँ, मैंने कभी अहमकों से दोस्ती या रिश्तेदारी नहीं की। तुम्हारी वजह से ये दोनों मेरे रिश्तेदार बन गए हैं। हकीकत यह है कि मैं मजाक के बहाने इन दोनों की जहानत को आजमाता हूँ। सुपर मास्टर बनकर जहानत का सबूत देना आसान है, क्योंकि सलमान ने दुश्मनों से निमटने की बाकायदा तरबियत हासिल की है, लेकिन शौहर बनकर बीवी से निमटने का वक्त आए तो जहानत धरी की धरी रह जाती है। ये मियाँ बीवी एक नहीं 3 बार अहमक बन चुकी हैं। इनसे कह दो आइंदा मुझसे कोई ताल्लुक न रखें। लैला ने परेशान होकर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? खुदा के लिए आप इतने संजीदा न हो। आपकी संजीदगी से डर लगता है। मैंने पूरी संजीदगी से फैसला सुनाया है। इन दोनों से कह दो अगर कुछ कहना सुनना है तो सोनिया के पास जाएं। प्लीज़ आप ऐसी बेमुरवती ना दिखाएं। मैंने डांट कर कहा, यू शट अप, तुम्हें बहन से मोहब्बत है तो जाओ, तुम भी चली जाओ। मैं अहमक की सिफारिश करने वाले को बदतरीन अहमक समझता हूँ। लैला ने सर को झुका लिया। मैंने पहली बार उसे डांटा था। उसकी आंखों में आंसू आ गई। वो रुमाल से आंसू पहुंचते हुए बोली, मेरे मुजाजी खुदा का हुक्म सर आंखों पर, तुम दोनों जाओ। हमारी मुलाकात सिस्टर के पास हुआ करेगी। वो दोनों चले गए। लैला मुंह फेर कर रोने लगी। मैंने पूछा, कौन मर गया है? वो रोते हुए बोली, खुदा के लिए ऐसी बातें न करें। मैंने आपके हुक्म की तामील की है, इखलाक और तहजीब को नज़रअंदाज करके बहन और बहनोई को घर से निकाल दिया है। आप चश्मे जदन में रिश्ता तोड़ देती हैं। मैं इतनी संगदिल नहीं हूँ। लैला, अगर रोना जायज़ हो तो तुम्हारे आंसू मेरे दिल में गिरेंगे, लेकिन अभी तुम अपनी बहन की तरह हमाकत का सबूत दे रही हो। अगर जहानत को समझना चाहती हो तो फ़ौरन सोनिया के पास जाओ। मैं हुक्म देता हूँ, फ़ौरन जाओ। वो बड़ी फर्मा बरदार थी, रोते रोते चली गई। ये बात मोटी अकल से भी समझी जा सकती थी कि सलमान और सुल्ताना अभी सोनिया के पास होंगे और मुझ जैसे जिंदा दिल के अचानक गुस्सा करने और रिश्ता तोड़ने की बातें उसे बता रहे होंगे। ऐसे वक्त लैला भी सोनिया के पास पहुंच गई। उसके पीछे मैं भी चलाया, चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। सोनिया ने कहा, सलमान, वो गोल्डन ब्रेन जो हमारे हाथ लग गया उस पर तुम तनवीमी अमल कर सकते थे, लेकिन मैंने फरहाद को बुलाकर कहा वो गोल्डन ब्रेन को काबू में रखे और तुम्हें गाइड करे। सलमान ने कहा, जी हाँ, आपने ऐसा कहा था। मुझे एहसास हुआ था कि आपको मेरी जहानत पर पूरा भरोसा नहीं है। शायद मुझसे कुछ गलतियां हो रही हैं और वो गलतियां तुम्हारी समझ में नहीं आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले फरहाद भाई की एक बात ने चौंका दिया कि सुपर मास्टर बनकर जहानत का सबूत देना आसान है, लेकिन शौहर बनकर आदमी पूरी जहानत से काम लेने के काबिल नहीं रहता। ये बात यूं समझ में आई कि उन्होंने 3 बार हम मियाँ बीवी को अहमक बनाया और मैं बन गया। मैं सुल्ताना को इतना चाहता हूं कि मेरी चाहत कम पड़ जाती है। मैं इसके मामले में जज्बाती हो जाता हूं। एक बेहद ज़हीन आदमी किसी मामले में जज्बाती हो तो अकल से काम लेना भूल जाता है। तुमने अपने मुताल्लिक सही तज्जिया किया है। मैंने इसीलिए गोल्डन ब्रेन के मुकाबले में तुम पर भरोसा नहीं किया। जो मैं सोचती हूँ वही फरहाद सोचता है, जो फरहाद समझता है वही मैं समझती हूँ। ये मैं अच्छी तरह समझ गई थी कि तुम गोल्डन ब्रेन पर तनवीमी अमल करोगे और ऐसे वक्त कोई दुश्मन सुल्ताना को तुम्हारे लिए मसला बना देगा तो तुम गोल्डन ब्रेन के सिलसिले में पूरी तरह अपना फ़र्ज अदा नहीं कर सकोगे। सिस्टर, ऐसी बात भी नहीं है, मैं हर हाल में अपना फ़र्ज अदा करता हूँ। अभी फरहाद ने साबित कर दिया है कि तुम फ़र्ज से गाफिल हो गए थे। मैंने तुम्हें फरहाद के साथ गोल्डन ब्रेन के पास रहने को कहा था, मगर तुम इस झगड़े में पड़ गए कि सुल्ताना माँ बनने के पहले ही मरहले में माँ बनने से क्यों इनकार कर रही है। क्या तुमने पलट कर एक बार भी मुझसे या फरहाद से पूछा है कि गोल्डन ब्रेन किस हाल में है, उस पर तनवीमी अमल हो चुका है या नहीं? अगर हो चुका है तो उसके ज़रिए हम बाकी गोल्डन ब्रेन्स तक पहुँच सकते हैं या नहीं? सलमान पर चंद लम्हों के लिए सख्ता सा तारी हो गया। फिर वो बोला, ओ खुदाया, वाकई में सुल्ताना के मामले में अब तक गोल्डन ब्रेन को भूला हुआ था। इंसान अपनी ज़ात से ज़्यादा खाए तो पेट खराब होता है और बर्दाश्त से ज़्यादा इश्क करे तो दिमाग खराब होता है। हर चीज़ की ज़्यादती खराब होती है। मैं आइंदा इत्तदाल की राह इख्तियार करूँगा। सुल्ताना की मोहब्बत ना कभी कम हो ना कभी ज़्यादा हो, और ये मोहब्बत ख्वाहिशात के पेट से पैदा ना हो बल्कि अक्ल के हिसाब से हो तो जहानत बहाल रहेगी। सुल्ताना ने कहा, सिस्टर, दरअसल हमने अच्छी खासी उम्र गुजार देने के बाद शादी की। हमें एक दूसरे से बरसों की गुमशुदा मुसरतें मिलने लगीं। इन मुसरतों के हजूम में हमने अक्ल का दामन छोड़ दिया। फरहाद भाई की नाराज़गी और गुस्सा अब समझ में आ रहे। उन्होंने डांट कर हमें भगा दिया।
अगर कान पकड़कर हमारी पिटाई करते तो हमें और ज़्यादा अकल आ जाती। चलो, जितनी अकल आई उतनी ही बहुत है। प्लीज़ आप फरहाद भाई से कहें कि वो हमें माफ़ कर दे। सलमा ने कहा, नहीं सुल्ताना, मुआफ़ी मांगने से बात नहीं बनेगी। फरहाद भाई हमें पहले की तरह ज़हीन और हाजिर दिमाग देखना चाहते हैं। जब भी हम उनके म्यार पर पूरे उतरेंगे तो वो खुश होकर हमें माफ़ कर देंगे। सुल्ताना ने इस बात की तायद की। लैला ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर मुझे देखा, अपनी जगह से उठी, फिर तेज़ी से चलती हुई आकर मेरे कदमों से लिपट गई। मैंने पूछा, अब क्या हुआ? वो मेरे घुटने पर सरक कर बोली, आप नाकाबिले फ़हम हैं, बड़ी देर बाद समझ में आते हैं, वो भी पूरी तरह नहीं। मैं गलती पर थी। आपने अच्छा किया जो मेरे आंसू नहीं पहुंचे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं उस पर झुककर अपने होंठों से आंसू पोंछने लगा। गुलाबी चेहरे पर आंसू यूं लग रहे थे जैसे शबनम के मोती फिसल रहे हों। मैंने कहा, दिल नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। मेरा दिल कब मानता है? सिस्टर के पास जाकर भी ध्यान आपकी तरफ लगा रहेगा। सोनिया से पूछो, दोनों गोल्डन ब्रेन्स को अभी ट्रैप करना ज़रूरी है? ये काम सुबह भी हो सकता है। मैं नहीं पूछूंगी, मुझे शर्म आएगी, वो कुछ और समझेंगी। मैं सोनिया के पास आया। वो सुल्ताना से कह रही थी, मार्था के पास जाओ, उसके ख्वाबीदा दिमाग में ये बात नक्श कर दो कि उसका शौहर जॉन फ्रॉस्ट एसाबी और दिमागी कमजोरी में मुब्तला नहीं हुआ था। सोनिया एक छोटी सी बात को भी अहमियत देती थी। अगर दूसरी सुबह मार्था को याद आता कि पिछली रात उसका शौहर जिस्मानी और दिमागी कमजोरी में मुब्तला हुआ था तो वो शुबा करती कि कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उन मियाँ बीवी को ट्रैप कर रहा था। सुल्ताना ने पूछा, क्या मार्था की उंगली से आपकी मेडिकेटेड अंगूठी उतार लूँ? हाँ, उसे नींद की हालत में चलाकर अलमारी के पास ले जाओ और उसके हाथों से अलमारी के किसी हिस्से में वो अंगूठी छुपा दो। इस काम से फारिग होकर मेरे पास आओ, हम दूसरे और तीसरे गोल्डन ब्रेन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं अभी आती हूँ। वह मार्था के पास चली गई। मैंने कहा, सोनिया, इतनी मेहनत करोगी तो तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। तुम्हें वक्त पर सोना, जागना और खाना पीना चाहिए। ये तुम्हें मेरी सेहत की फिक्र क्यों हो गई? क्या मैं तुम्हारी भलाई सोच भी नहीं सकता? तुम अपनी भलाई सोच रहे हो। तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो। मेरी भलाई तो यूं भी हो रही है कि अब तुम लैला को अपने पास नहीं बुलाओगी क्योंकि सुल्ताना को तुमने बुलाया है। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेर रही हूँ। सुल्ताना मेरे दिमाग में रहेगी क्योंकि वो हज़ारों मील दूर पेरिस में है। लैला तेल अबैब में है, इसलिए बनफ्स नफीस मेरे साथ रहेगी। उससे कहो 1 घंटे बाद ठीक 12:30 पर शुलोमियर टावर के सामने रहे। हम चेहरे बदलने के बायस एक दूसरे को नहीं पहचान सकेंगे, इसलिए वही कोडवर्ड्स अदा किए जाएंगे जो मेरे दिमाग में आकर कहे जाती हैं। मैं उसे शुलोमियर टावर के सामने पहुंचा दूंगा। अच्छा जाओ, अब मेरी नहीं अपनी भलाई के लिए सर पीटते रहो। तुम्हारी जैसी मर्दों से दूर रहने वाली औरतें बड़ी शरीफ और पारसा बनकर हमारे रास्ते की दीवार बन जाती हैं। लाशऊरी तौर पर हमसे जलती और हसद करती हैं। मैं बड़ी नागवारी से तुम्हें हुश कहता हूँ, हुश। वह हंसने लगी। मैं लैला के पास हाजिर हो गया। फिर घड़ी देखते हुए कहा, तुम्हें 12:30 पर शुलोमियर टावर्स के सामने होना चाहिए। सोनिया वहाँ आएगी और तुम्हें ले जाएगी। हम खाने की मेज से उठकर एक सोफे पर आ गए। वो मेरे शाने पर सर रख कर बोली, मैं जाऊंगी तो आप तन्हा रह जाएंगे। तुम्हारा ख्याल सताए तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं जो कहूँ आप उस पर अमल करेंगे? ज़रूर करूँगा। आप दिमाग को हदायत देकर सो जाएं। इस तरह आप मेरे लिए चैलेंज नहीं रहेंगे। जो भी ख्याल ख्वानी हो वो सुबह करेंगे। वो चुप होकर खला में तकने लगी, फिर बोली, सुल्ताना आई थी, सिस्टर मुझे बुला रही हैं। वो मेरे पास बैठे ही बैठे सोनिया के पास पहुंच गई।